जो हमने फिनिश किया था ज्योग्राफी का चैप्टर जो था हमारा, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट बुक है हमारी, उस बुक के अंदर जो चैप्टर था नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, इनकी प्राकृतिक संकट और आपदाओं के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, बात कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो पिछली बार हमने लैंडस्लाइडिंग का जो है पॉइंट क्लियर किया। लैंडस्लाइडिंग का मतलब भूसंकलन कहाँ होती है, क्या रीजन होता है, वो हमने डिस्कस किया कि भूसंकलन होता है अर्थ प्लेट्स के हिलने से और नीचे खिसक जाने से लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। ह्यूमन एक्टिविटी जब करता है, माइनिंग करता है, ये कहीं पे जो पर्वत या माउंटेन वगैरह को क्रैश के लिए तोड़ना शुरू कर देता है, तब वो बॉम्बिंग करता है उन चीजों को तोड़ने के लिए, तब फिर लैंडस्लाइडिंग आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तब भी लैंडस्लाइडिंग आएगा। वोल्केनिक एक्टिविटी से अर्थक्वेक आता है, और अर्थक्वेक जब आएगा यानी कि भूकंप जब आएगा तो लैंडस्लाइडिंग होगी। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी इसमें क्या पार्ट कर रही है कि ह्यूमन एक्टिविटी में क्या है कि ह्यूमन क्या करते हैं, स्लोप के जो बॉटम होती है, जैसे माउंटेन स्लोप है उसकी बॉटम काट देते हैं, पहाड़ों की तलहटी नीचे काट कर सड़क बनाई जाती है, तो उससे क्या होता है कि लैंडस्लाइडिंग का जो ज्यादा खतरा बन जाता है। ऊपर से जब पत्थर या बहुत सारी मिट्टी एक साथ पानी के साथ तेज बारिश के साथ या फिर अर्थक्वेक आने से जब ऊपर से नीचे आकर गिरने लगती है तो उसे हम लैंडस्लाइडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कशन किया था, इसका कैसे बचाव किया जाए, कैसे, तो भाई बचाव यही है कि जहां पर लैंडस्लाइडिंग ज्यादा होती है वहां पर अपना कंस्ट्रक्शन ना करें, उस एरिया को बिल्कुल भी वहां से लीव कर लो, वहां से कोई फायदा नहीं है उस जगह पर। दूसरा ये कि जितना भी रोड का सेटलमेंट हमने किया, रोड बनाए हैं तो उनको भाई उनके ऊपर पूरा प्रीवियस जो ईयर्स में जो लैंडस्लाइडिंग आई उनके ऊपर ध्यान दिया जाए कि भाई किस किस सर्कल में कहां कहां कैसे कैसे अर्थक्वेक आए और उसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें अर्थक्वेक के बारे में मेनली हम डिस्कस करेंगे। अर्थक्वेक क्या है? भूकंप। अर्थक्वेक मतलब कि भूकंप, भू माने धरती और कंप मतलब धरती का कांपना। भूकंप, अर्थक्वेक, अर्थ का थोड़ा सा कांपना, थोड़ा सा हिलना, तो उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक का मतलब सिंपल सी साधारण सी भाषा में भूमि का कांपना ही होता है। ये भूमि का कांपना दो तरीके से हो सकता है, या तो नेचुरली अर्थ जो अपनी स्पीड पे थोड़ा डाइवर्ट हो जाती है, अर्थ जो है रोटेशन करती हुई अर्थ थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाती है, तब अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, ये इम्बैलेंस कई तरीके से हो सकता है। इंडोजेनिक फोर्सेस से होता है ज्यादातर। तो इंडोजेनिक फोर्सेस मतलब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां। आंतरिक शक्तियों में क्या होता है, जैसे कि मैग्मा अंदर पड़ा हुआ पिघला हुआ रॉक्स, जितनी भी पिघली हुई रॉक्स होती हैं वो मैग्मा कहलाती हैं, और जब वो बाहर आ जाती है तो वो लावा कहलाती हैं। जब ये मैग्मा अर्थ क्रस्ट को तोड़ता हुआ, अर्थ क्रस्ट मतलब पृथ्वी की ऊपर वाली पट्टी, भूपर पट्टी, अर्थ क्रस्ट मतलब भूपर पट्टी को तोड़ता हुआ, तोड़फोड़ करता हुआ जब ये चीजें बाहर आती है प्रेशर से, फुल प्रेशर से जब बाहर आती है तो उससे वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, ज्वालामुखी आते हैं। और जैसे ही ज्वालामुखी आएगा अर्थ जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, और जो 1610 किलोमीटर की स्पीड से जो रन कर रही है, 1610 किलोमीटर की स्पीड से, 1610 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट कर रही है। एक बार मैं फिर बता रहा हूं, 1610 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है और रेवोल्यूशन भी कर रही है, सन के चारों ओर भी घूम रही है और खुद भी रोटेट कर रही है। तो इतनी स्पीड से घूमती हुई अर्थ पर अगर कहीं पर वोल्केनो होता है या वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो अर्थ थोड़ा सा मिसबैलेंस जरूर करेगी, और उसी मिसबैलेंस को हम अर्थक्वेक कहते हैं। इसे रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। रिक्टर स्केल होता है, रिक्टर स्केल पर इसकी जो भूकंप की तीव्रता, भूकंप की जो वेलोसिटी होती है वो मापी जाती है कि कितनी तेज भूकंप आया, कि वो 5 रिक्टर स्केल का आया, थोड़ा नॉर्मल है, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। 6 का आया, थोड़ा और ज्यादा नुकसान बढ़ जाएगा। 7 रिक्टर स्केल का आया तो तोड़फोड़ ज्यादा होगी। 7 से अगर ज्यादा आया तो पूरी बिल्डिंगें एकदम से तहस नहस हो जाएंगी और समुद्र में सुनामी आएगी, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी, क्योंकि पृथ्वी जब अनबैलेंस होती है तो सब कुछ बिगड़ जाता है पूरी तरह से। तो इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है कि भूकंप क्यों आता है। सबसे बड़ी बात है, भूकंप आने का सबसे पहला रीजन है वोल्केनिक एक्टिविटी। अगर ज्वालामुखी हलचलें होती हैं तो भूकंप जरूर आएगा। विश्व भर में 522 से भी ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है हमारी पैसिफिक बेल्ट पे। पैसिफिक बेल्ट मतलब कि प्रशांत महासागरीय पट्टी। प्रशांत महासागर जो है 2 प्रकार के हैं, पैसिफिक
ओशियन जो है दो प्रकार के हैं, नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक, मतलब दो पार्ट में बटे हुए हैं। तो जापान की साइड से लेकर अमेरिका, जापान की साइड से लेकर पूरा इंडोनेशिया और अमेरिका तक का पूरा एक रिंग ऑफ फायर एरिया बनता है, एक अंगूठी आकार का एरिया बनता है। उन सभी आइलैंड पर जापान, उसके बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के नज़दीक जो कंट्री पड़ते जावा, सुमात्रा, फिर मलेशिया, फिर सिंगापुर हो गया, फिर जो न्यू गिनी का एरिया हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया तक का पूरा एरिया हो गया, और फिर उधर अमेरिका जो कि पैसिफिक के नज़दीकी है। अमेरिका के कनाडा बेल्ट हो गई, कनाडा के बाद अमेरिकी यानी कि यूएस से बेल्ट हो गई। तो ये सारे एक रिंग बनाते हैं, रिंग बनाता हुआ एरिया है और उस पर बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी आते रहते हैं और अर्थ का बैलेंस बिगाड़ते रहते हैं, और उसी की वजह से सुनामी भी आती है, उसकी वजह से सुनामी आती है। एक सुनामी आपको याद होगा 2004 में सुनामी आई है, और 26 दिसंबर के दिन आई थी। 2004 की सुनामी 26 दिसंबर के दिन आई थी। उसके बाद में बहुत भयंकर नुकसान हुआ था और उस नुकसान का आज तक खामियाजा हम भुगत रहे हैं। बहुत सारा जो आसपास का इंडोनेशिया कंट्री था, इंडिया का, श्रीलंका का, जावा, सुमात्रा, बहुत नुकसान हुआ भाई इससे, सुनामी से। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आज। ओके, तो देखिए अब बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर्स हजार्ड्स इन इंडिया। तो इंडिया में कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं अर्थक्वेक की। किसकी बात करते हैं? अर्थक्वेक की। तो आप देख सकते हैं मैप में, ठीक है, अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं। तो अर्थक्वेक क्या होता है? मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल एंड हाईली डिस्ट्रक्टिव। मैंने लिखा हुआ है अर्थक्वेक क्या है? मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, मतलब कब आएगा किसी को कुछ नहीं पता। अर्थक्वेक कब आएगा किसी को कुछ नहीं पता, और कितने पैमाने पे आएगा, कितना जबरदस्त आएगा, कि कमजोर आएगा, कि बहुत पावरफुल आएगा, कुछ नहीं पता। अनप्रेडिक्टेबल, ये इसकी खास डेफिनेशन होगी कि अर्थक्वेक इज ए मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल नेचुरल हैजार्ड्स ऑन, और उसके बाद हाईली डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज्यादा नुकसान ये करता है, बहुत ज्यादा नुकसान करता है ये। ओके, तो देखिए अर्थ मूवमेंट होती है, सीरीज ऑफ अर्थ मूवमेंट, बार बार यहाँ पर घटनाएं होती है। एंडोजेनिक फोर्सेस मैंने बताया, आंतरिक शक्तियां जब बाहर तबाही मचाती है तब अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो सीरीज ऑफ अर्थ मूवमेंट मतलब अर्थ के ऊपर होने वाली घटनाओं की वजह से होता है, और प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से होता है। प्लेटें खिसकती हैं, प्लेटें खिसकती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई प्लेट हो गई, अफ्रीकी प्लेट हो गई, अमेरिकी प्लेट हो गई, ये एक दूसरे के सारे या ऊपर नीचे की तरफ ऐसे एक दूसरे को धक्का लगाती हैं, खिसकती हैं। तो ऐसे में भूकंप आते हैं। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट यानी कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट मतलब कि प्लेट विवर्तनिकी घटनाएं, इसको हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी घटनाएं कहते हैं। ये मूवमेंट होती है, हलचल होती है, और इससे प्लेटें ऊपर नीचे इधर उधर खिसकती हैं, और उससे क्या आता है? पृथ्वी पर भूपर पट्टी पर अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी सबसे पहले 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी, सबसे पहले उसी ने दी थी। जर्मन एक्सपर्ट था ये, जर्मन भूगोलवेत्ता था जिसने ये प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी दी थी। ठीक है, तो बात करते हैं अब ये जो भूकंप है ये किससे जुड़ा हुआ है? एसोसिएटेड विद, किस चीज से जुड़ा हुआ है? वोल्केनिक इरप्शन से है। वोल्केनिक मतलब कि जब ज्वालामुखी बाहर आता है, फटता है ज्वालामुखी, तब क्या होता है? भूकंप जैसी घटनाएं होती है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? एसोसिएटेड विद वोल्केनिक इरप्शन। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक बार दोबारा देख लीजिए इसी पॉइंट को। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अर्थक्वेक की, मतलब धरती के कांपना, पृथ्वी के ऊपर आने वाले भूकंप की। ये मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल होता है, हाईली डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत ज्यादा नुकसान करता है ये। ओके, सीरीज ऑफ अर्थ मूवमेंट, बार बार धरती के ऊपर हलचलें होती है तो फिर भूकंप जरूर आता है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होती है, प्लेट विवर्तन की घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से भूकंप आता है, प्लेटों का खिसकना होता है, तब होता है। ये अल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, इस सिद्धांत को डिस्क्राइब किया था प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट को, कि भाई पृथ्वी के ऊपर जितने भी महाद्वीप हैं वो आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अगर आप उनको मैच करना चाहें तो जिग्सा फिट करके मैच किए जा सकते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जो है हमारे साउथ की तरफ, ऑस्ट्रेलिया जो है अगर उसको थोड़ा सा घुमा के बे ऑफ बंगाल में सेट किया जाए तो वो सेट हो जाएगा।
इसी तरह से अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट को यानी कि अफ्रीका जो महाद्वीप है उसको यूरोप के साथ लगाया जाए तो वो सेट हो जाता है। इसी तरह से अगर अमेरिका नॉर्थ और अमेरिका साउथ को यूरोप और अफ्रीका के साथ लगाया जाए तो ये सब भी जुड़ जाते हैं आपस में। इसका मतलब पहले ये सारे जितने भी महाद्वीप है जुड़े हुए थे, फिर ये टूट गए और टूटकर अलग अलग चलते चले गए। इसको हम प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं। प्लेटों का एक दूसरे से दूर खिसकना मतलब महाद्वीपों का एक दूसरे से दूर जाना प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत उसको कहते हैं। ये बात अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में ही क्लियर कर दी थी कि ऐसा पृथ्वी पर हुआ है, ऐसा पृथ्वी पर हुआ है। इसके प्रमाण भी दिए उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया के पाए जाने पेड़ पौधे, ऑस्ट्रेलिया के पाए जाने वाले जीव जंतु और ऑस्ट्रेलिया की पाई जाने वाली मिट्टी को इंडियन कॉन्टिनेंट से जोड़ के देखा तो सेम मिला बिल्कुल। अफ्रीका में पाई जाने वाली वेजिटेशन, अफ्रीका में पाई जाने वाली मिट्टी, वहां की रॉक्स को यूरोप के साथ जोड़ के देखा तो सेम मिला। इसका मतलब ये पहले जुड़े हुए थे। तो ये भी एक मेन सिद्धांत है भूकंप का। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होती है। क्या होती है? प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से क्या आता है? भूकंप आता है। और ये किससे जुड़ा हुआ है भूकंप? ज्यादातर तो वोल्केनिक एक्टिविटी जुड़ा हुआ है, ह्यूमन एक्टिविटी से भी जुड़ा हुआ है। मानव जब कहीं पर बम फोड़ता है या कहीं पर पत्थर तोड़ता है, पहाड़ों के अंदर बम लगाता है और पहाड़ों के पत्थर तोड़ लेता है, तब एकदम से झटका लगता है और तब भी अर्थ के अंदर अर्थक्वेक आते हैं। वो बात अलग है कि वो थोड़ा सा झटका लगता है, हमें अर्थक्वेक आता है लेकिन थोड़े लेवल का आता है, 2 पॉइंट का आता है, 3 पॉइंट का आता है, उससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा तो जब नुकसान होता है जब वो 5 स्केल से ऊपर आए, 5 स्केल से ऊपर आए। अर्थक्वेक के जो रेडिएशन होती है, अर्थक्वेक का जो वेलोसिटी होता है, उसकी तीव्रता जो होती है, उसको मापने के लिए सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, उसी से पता चलता है, उससे ग्राफ बन जाता है कि भूकंप जो है कितनी स्पीड से आ रहा है, उसका पता लग जाता है। ओके, तो देखिए क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन से भूकंप आता है। जब चट्टानें गिरती हैं, भूकंप आते ही क्या होता है? रिजल्ट, चट्टान गिरती है ऊपर से। जब पहाड़ों के एरिया में भूकंप आएगा तो ऊपर से चट्टानें गिरने लगेंगी और यहाँ पर बिल्डिंगें गिरने लगेंगी। प्लेन एरिया में या जहां पर सेटलमेंट हो रखा है वहां पर बिल्डिंगें गिरने लग जाएंगी, ऊपर से नीचे तक गिरने लग जाएंगी वो, ठीक है। उसके बाद लैंडस्लाइडिंग होगा, धरती खिसक जाएगी, नीचे धस जाएगी धरती, ठीक है। तो ऐसा होगा। उसके अलावा माइनिंग एरिया में भी जब माइनिंग की जाती है, खान खोदी जाती है कोयले के लिए या लोहे के लिए, तब भी ऐसा होता है, ठीक है। और इंपाउंड डैम्स, और डैम बनाए जाते हैं। जब डैम मतलब बांध बनाए जाते हैं, तो बांध बनाने से पानी इकट्ठा होता है, और पानी इकट्ठा होता है किसी एक प्लेट पे दबाव बनता है। सोचो कि नदी का पानी आपने पीछे एक ही जगह पर डैम बनाकर खड़ा कर दिया है, तो उससे अर्थक्वेक आएगा क्योंकि पानी इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा एग्जांपल है एक महाराष्ट्र में जब कोयना डैम बनाया गया नर्मदा रिवर के नजदीक, महाराष्ट्र में जब नर्मदा के ऊपर कोयना डैम बनाया गया, ठीक है, तो उसकी वजह से भूकंप के झटके महसूस किए गए क्योंकि पानी इकट्ठा हो गया कोयना डैम में और उससे प्लेट नीचे की तरफ खिसक गई, और जब प्लेट नीचे की तरफ खिसकी तो भूकंप आया, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल हैं। पानी यानी कि डैम बनाने से भी, पानी इकट्ठा करने से भी भूकंप आ सकता है। ज्यादा पानी इकट्ठा करने पर, थोड़े पानी से कुछ नहीं होता। आपने जोड़ में पानी इकट्ठा किया, उससे कुछ नहीं होगा तब जब आप बहुत बड़े लेवल पर नदी का पानी डैम में इकट्ठा कर दोगे, बांध में इकट्ठा कर दोगे, तब नुकसान होगा, ठीक है, तब भूकंप आएंगे। अब देखिए कौन कौन से एरिया में ज्यादा भूकंप आते हैं। द मोस्ट वल्नरेबल, ठीक है, मोस्ट वल्नरेबल स्टेट की किस जगह पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, सबसे भयंकर लेवल पे भूकंप आते हैं, तो वो हो गया जम्मू कश्मीर, क्योंकि ये हिमालयी रीजन है। हिमालय में अभी तक एक्टिविटी हो रही है, वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, हिमालय अभी भी ऊंचा उठ रहा है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट का एग्जांपल ले सकते हो। पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो थी, हाइट जो थी 8,848 मीटर थी, 8,848 मीटर थी, जो अब बढ़कर 8,850 मीटर हो गई है। 2 मीटर बढ़ गया है। अब सोचो 2 मीटर का मतलब है कम से कम 7, 8, 9 फुट बढ़ गया है। वो 7, 8 फुट की ऊंचाई में वो बढ़ गया है। 7, 8 फुट मतलब मेरे से भी ज्यादा बढ़ गया है वो।
इतनी ऊंचाई उसकी हो गई है, इसका मतलब अभी भी उसके ऊपर क्या हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, अभी भी वोल्केनिक एक्टिविटी उसके ऊपर हो रही है। तो ये एक एग्जांपल है। कहां पर भूकंप ज्यादा आते हैं, जम्मू कश्मीर में आते हैं, हिमाचल प्रदेश में आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, सिक्किम में आते हैं, वेस्ट बंगाल में भूकंप आते हैं। जो जो हिमालय पहाड़ या हिमालय पर्वत के नजदीक का जो भी स्टेट होगा, हिमालय में जो बसे हुए हैं, उनके अंदर भूकंप के झटके आएंगे और तगड़े आएंगे, जबरदस्त झटके आएंगे, बहुत जबरदस्त झटके महसूस किए जाएंगे, 5 रिक्टर स्केल से ऊपर आएंगे। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अभी तक जो आया वो 7.9 रिक्टर स्केल का है। 7.9 यानी कि 8 का ही स्केल हो गया लगभग। 7 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था 26 जनवरी के दिन 2001 में कच्छ भुज में। जो कच्छ का एरिया है, भुज का एरिया है, भुज के एरिया में आया था भूकंप गुजरात में। गुजरात में आया था, बहुत भयंकर नुकसान हुआ था, वहां पर बिल्डिंगें तहस नहस हो गई थी, पूरा एरिया ही खत्म हो गया था। ठीक है, तो सबसे खतरनाक भूकंप तो गुजरात का देखा गया। और हिमालय में तो आते ही रहते हैं, हिमालय में तो आए दिन घटनाएं होती रहती है। 5 रिक्टर स्केल से ऊपर ही भूकंप आता है, वहां पे हर दिन धरती हिलती है। 2 रिक्टर स्केल का यानी कि 2 से 3 रिक्टर स्केल के तो लाखों भूकंप आते हैं, हर दिन हजारों लाखों भूकंप आते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि उनकी वेलोसिटी कम होती है। 5 रिक्टर स्केल से ऊपर आएगा तब हमें पता लगता है कि धरती हिली है। ठीक है, तो काफी नुकसान होता है। कहां पर नुकसान करते हैं, मोस्ट वल्नरेबल स्टेट, सबसे ज्यादा खतरे में पड़े हुए एरिया वो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, सेंट्रल वेस्टर्न घाट। अब यहां तो ज्यादा आता है भाई, मैंने जो बताया 4-5 स्टेट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, यहाँ तो बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन थोड़ा सा कम खतरा जो है वो वेस्टर्न घाट की तरफ है। जैसे गुजरात में वो एक भूकंप बहुत खतरनाक आया था, उसके बाद इतने खतरनाक भूकंप नहीं आए। ठीक है, तो वो मिडिल लेवल में रखा जा सकता है। लेकिन हिमालय में तो आए दिन ऐसा होता रहता है। ठीक है, वो बात अलग है कि हिमालय में सेटलमेंट लोगों ने ज्यादा नहीं किया, हिमालय में लोग ज्यादा बसे हुए नहीं है, थोड़े ही बसे हुए लोग हैं। उत्तराखंड में देख लो, हिमाचल प्रदेश में देख लो, जम्मू कश्मीर में देखो आप, या लद्दाख में देखो, सिक्किम में देखो, 7 सिस्टर में देखो। 7 सिस्टर स्टेट जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, ये सब जितने भी एरिया हैं उनमें ज्यादा सेटलमेंट नहीं है। तो भूकंप जहां नुकसान करेगा वो एरिया सेटलमेंट वाला होगा। पहाड़ों में भूकंप आ गया, पत्थर गिर गए, क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर सेटलमेंट होता तो नुकसान होता वहां पे, तो वहां पर ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन सेटलमेंट वाले एरिया में, से गुजरात में नुकसान हुआ, भुज में 26 जनवरी को 2001 में जो भूकंप आया बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद में गुजरात में तो कई एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि 1819 में भी आया था एक भूकंप, 1819 में, एक 1956 में भी गुजरात में भूकंप आया था 1956 में, और 2001 का तो मैंने आपको बताया 26 जनवरी को 2001 को गुजरात के भुज एरिया में 7.9 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था। भूकंप को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो बार बार बता रहा हूं, वो है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट से भूकंप को मापा जा सकता है कि कितनी पावर का है। ठीक है, ग्राफ बढ़ जाएगा, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम उसकी पावर बांट सकते हैं। ठीक है, समझते हैं कि वो क्या है इसमें। तो अब बात करते हैं सेंट्रल वेस्टर्न गुजरात के अलावा कौन सा है, महाराष्ट्र एरिया। महाराष्ट्र में 1967 में भूकंप आया और 1993 में भी भूकंप आया, बहुत नुकसान हुआ। आपको मैंने बताया था ना कि कोयना डैम का एग्जांपल दिया था, कोयना डैम, कोयना, KOYNA, कोयना डैम। मैं ये लिख रहा हूं, आप देख सकते हो, कोयना, KOYNA। कोयना डैम में पानी भरने से प्लेटें खिसकी नीचे और भूकंप आ गया, बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हुआ। ठीक है, अब देखिए भूकंप को नापने के लिए, भूकंप को समझने के लिए, भूकंप की तीव्रता जानने के लिए यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो कि इंडिया में सर्वे करते हैं। वो डिपार्टमेंट कौन कौन सी हैं जो इंडिया में सर्वे करते हैं। तो देखिए कौन कौन से डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये वाले देखिए आप, ये देखिए नेशनल ज्योग्राफिकल लेबोरेटरी, नेशनल ज्योग्राफिकल लेबोरेटरी। ठीक है, उसके अलावा जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल है, डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल मतलब मौसम विभाग, मौसम विभाग के अकॉर्डिंग भी ये काम करते हैं। पहला हो गया नेशनल ज्योग्राफिकल लेबोरेटरी, इसमें भूकंप वगैरह और जो नेचुरल कंडीशंस होती है उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है। इसके अलावा तीसरा लेवल हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
डिजास्टर मैनेजमेंट की प्राकृतिक आपदा संस्थान, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए संस्थान बनाया गया। ये तीनों हमें याद रखने चाहिए कि भाई इंडिया में जो नेचुरल जो कैलामिटीज आती हैं, नेचुरल हैजार्ड्स आते हैं या डिजास्टर आते हैं, उनसे निपटने के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पर हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो इन चीजों के बारे में सर्वे करते हैं और पब्लिक को अवेयर करते हैं, ठीक है। और जो नुकसान हुआ उसका या फिर आने वाला कोई आगे कोई खतरा है तो उसके बारे में हमें बताएंगे प्रीवियस रिकॉर्ड के बेसिस पर। ऐसे इनको पता नहीं चलेगा कि कब भूकंप आएगा एग्जैक्ट टाइम में, नहीं नहीं, ये फ्रीक्वेंसी देखते हैं और कब भूकंप आएगा, पिछली बार कब आया था, कितनी फ्रीक्वेंसी का आया था, क्या ये एरिया उसी लेवल का है, ठीक है, तो उसके हिसाब से बताएंगे। कौन कौन से डिपार्टमेंट है, नेशनल ज्योग्राफिकल लेबोरेटरी नंबर 1, नंबर 2 जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में तीसरा वाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये सब मिलकर इस चीज का सर्वे भी करते हैं कि कहां पर ज्यादा खतरा है और लोगों को क्या करना चाहिए, क्या तरीके अपनाने चाहिए भूकंप से बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए, ड्रॉट से बचने के लिए या फिर लैंडस्लाइडिंग से बचने के क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये लोगों को सजेस्ट करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, ठीक है। अब देखिए इंडिया में पिछले कुछ साल के रिकॉर्ड में जो खतरनाक भूकंप आए, पिछली जो 1000 साल के लगभग 1000 साल के रिकॉर्ड में आप देखोगे 1200 से भी ज्यादा खतरनाक भूकंप आ चुके हैं। वैसे मैंने बताया कि रोजाना हजारों आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो लो लेवल के हैं, लो लेवल के भूकंप की बात नहीं कर रहा, जिनका स्केल 5 से ऊपर रहा, वो भूकंप के झटके यहाँ पर 1200 से ज्यादा 1200 से ज्यादा महसूस किए जा चुके हैं, ठीक है। और जो है और इन भूकंप को हम पिछले भूकंप के हिसाब से, पिछले टाइम पीरियड के हिसाब से 5 पार्ट में हम बांट सकते हैं। इंडिया में आने वाले भूकंपों को हम 5 तरीके से 5 एरिया वाइज हम उसको बांट सकते हैं। मोस्ट डेंजरस, नॉर्मल लेवल, लो लेवल, इस तरह से कई तरीके से हम उसको बांट सकते हैं। तो देखिए कैसे बांटेंगे हम इसको। अब देखिए अर्थक्वेक जोन इन इंडिया, ठीक है, आप देख पा रहे हैं मैंने बोर्ड पे यहाँ अर्थक्वेक जोन दिखाए हुए हैं आपको, ठीक है, ओके। तो अर्थक्वेक जोन में अर्थक्वेक जोन इन इंडिया वेरी हाई, कौन सा एरिया है, वेरी हाई, ठीक है, आप देख पा रहे हैं लिखा वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, बहुत ज्यादा नुकसान अगर कहीं पर हो सकता है वो एरिया, बहुत ज्यादा नुकसान जो हो सकता है वो एरिया। तो देखिए वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन तो लिखा हुआ है, आप देखोगे, ठीक है। उसके बारे में कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इंडिया में अर्थक्वेक जोन जो है वो 5 टाइप के बताए, वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन। तो वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन में सबसे पहले आप देखोगे इंडो नेपाल बॉर्डर बिहार एरिया, इंडो नेपाल बॉर्डर बिहार एरिया, कौन सा है, बिहार एरिया। तो इंडो नेपाल बॉर्डर बिहार एरिया, उत्तराखंड एरिया जो वेरी हाई रिस्क, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होने का खतरा बड़ा रहता है, जहां पर बहुत खतरनाक भूकंप आते हैं, तो उसको हमने रखा वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, ठीक है। तो वो इंडो नेपाल बॉर्डर हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, वेस्टर्न हिमाचल हो गया, कश्मीर घाटी हो गई, कश्मीर वैली, कच्छ का गुजरात का एरिया हो गया, ये सारे एरिया जो हैं वेरी हाई रिस्क में आते हैं, वेरी हाई रिस्क जोन एरिया माना जाता है, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए, वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन में इंडो नेपाल बॉर्डर, हिमालय रेंज है ये भी, फिर उसके बाद बिहार, तो बिहार जो इंडो नेपाल बॉर्डर से जस्ट नीचे बिहार पड़ता है उसमें भी बहुत नुकसान होता है, और फिर उत्तराखंड हो गया, ये भी हिमालय रीजन हो गया, वेस्टर्न हिमाचल ये भी हिमालय रीजन हो गया, उसके बाद कश्मीर घाटी ये भी हिमालय रेंज है, और उसके बाद कच्छ गुजरात ये फिर आपका गुजरात की साइड में यानी कि वेस्टर्न साइड में इंडिया का वेस्टर्न साइड एरिया माना जाता है। तो ये है वेरी हाई रिस्क जोन, वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, जहां पर भूकंप सबसे ज्यादा नुकसान करता है, प्रॉपर्टी का भी और ह्यूमन लाइफ का भी, प्लस में बहुत सारे जानवर भी मारे जाते हैं, एनिमल लाइफ का भी, यानी पूरे बायोस्फीयर का बहुत नुकसान करता है, ठीक है। तो ये वेरी हाई रिस्क जोन हो गया। दूसरे नंबर पे रखेंगे हाई डैमेज रिस्क जोन, वेरी हाई से थोड़ा कम, हाई डैमेज रिस्क जोन, ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है अगर भूकंप आया, ठीक है, तो वहां पर बिल्डिंगें तहस नहस हो जाएंगी, लोग मारे जाएंगे, बहुत नुकसान हो सकता है। तो हाई डैमेज रिस्क जोन में आता है हरियाणा,
पंजाब, हरियाणा, पंजाब और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा, पंजाब, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आता है वेरी हाई रिस्क जोन में। ठीक है, कौन से में? हाई डैमेज जोन में आएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में आप देख रहे हैं मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन। मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन, तो मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन में जो मीडियम लेवल आएगा, जिसमें आपका मिडिल एरिया हो गया, यानी कि एमपी का एरिया हो गया, थोड़ा बहुत यहाँ पर आते हैं। और सबसे कम पे लो डैमेज, वेरी लो डैमेज रिस्क जोन। तो वेरी लो डैमेज में दक्कन का प्लाटू एरिया आता है। दक्कन मतलब कि साउथ का एरिया, जहां पर ये आपको भूकंप के झटके थोड़े बहुत महसूस होंगे, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में इस तरह से हम इसके 5 पार्ट हम बांट सकते हैं। इसके हम 5 पार्ट बांट सकते हैं। वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, हाई डैमेज रिस्क जोन, मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन, लो डैमेज रिस्क जोन और वेरी लो डैमेज रिस्क जोन, हम इसको बांट सकते हैं। ठीक है, 5 जो जोन है हमारे वो बोर्ड के मिडिल में है। ठीक है, ओके, तो हमें वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन समझ में आ गया। कौन सा? बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर वैली और कच्छ गुजरात। फिर हो गया हाई डैमेज, फिर मॉडरेट डैमेज, फिर लो डैमेज और फिर हो गया वेरी लो डैमेज जोन, जो कि डेक्कन प्लाटू माना जाता है। अब बात करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। देखो, रिजल्ट के बारे में तो कई देर से हम डिस्कशन कर रहे हैं कि रिजल्ट क्या होता है इसका। तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट सबसे बड़ा नुकसान होता है जब भी, देखो लिखा हुआ है सोशियो इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अर्थक्वेक, कि सोशियो यानी कि सामाजिक और पर्यावरणीय नुकसान क्या होते हैं। सामाजिक और पर्यावरणीय नुकसान अर्थक्वेक से क्या होने वाला है वो हमें समझना है। तो देखो, सबसे पहले तो यह सेटलमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप देखोगे जितने भी लोग बसे हुए हैं, घर मकान बनाए हुए, बड़ी मुश्किल से लोग बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, पैसा जोड़ जोड़ कर बड़ी मुश्किल से वो बनाते हैं, वो बड़ी समस्याएं आ जाती है। उस जगह पर बड़ी दिक्कत आती है, इतनी मेहनत से लोग जोड़ जोड़ कर पैसा बनाते हैं और फिर अपने जो मकान वगैरह सेटअप करते हैं और फिर वो ढह जाते हैं, पूरी जिंदगी की कमाई उसमें खत्म हो जाती है। तो सेटलमेंट का बहुत नुकसान होता है, प्लस लोग मर जाते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, बिल्डिंग, बड़े बड़े मॉल वगैरह एकदम से धस जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं सड़कों पर। और सड़कों पे चलने वाला ट्रांसपोर्ट भी बहुत नुकसान में आता है उससे, जो दब गए नीचे वो मरी गई समझो। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। जब भी अर्थक्वेक आएगा, जमीन फट जाती है, कई बार तो अर्थक्वेक आने से बिल्डिंगें धस जाती है, जमीन फट जाती है, उससे ट्रांसपोर्ट का बहुत नुकसान होता है, कई दिनों तक अनबैलेंस बना रहता है। और आखिरी में पॉइंट है, कम्युनिकेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा पूरा, कि जो तार वार है, खंबे हैं, वो सब गिर जाते हैं, खत्म हो जाता है सारा। तो क्या क्या नुकसान हुआ? सेटलमेंट खत्म हो गया पूरा, मानव बस्तियां जो कहीं पर बसी हुई है वो पूरी तरह से डैमेज हो गई। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग है, स्कूल बिल्डिंग वगैरह जो भी है, ठीक है, वो खत्म हो जाती है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि तार वगैरह, बिजली के खंभे वगैरह, ये सब गिर जाते हैं और बहुत नुकसान होता है। कई बार तो बिजली के खंभे गिरने से, अर्थक्वेक आया, बिजली के खंभे गिरे, क्योंकि अर्थक्वेक का पता तो चलता नहीं है, अर्थक्वेक आने का पता नहीं चलेगा। एकदम से अर्थक्वेक आया, बहुत बड़े लेवल पे आ गया, मान लो 7 रिक्टर स्केल का आ गया, 5 रिक्टर स्केल का आ गया, तो उससे क्या होगा? एकदम से बिल्डिंगें ढह जाएगी और करंट फैल जाता है, बिजली का करंट फैल जाता है, आग लग जाती है। कई बार तो कई बिल्डिंगों में आग लगी देखी गई है। तो ये अर्थक्वेक के बहुत बुरे रिजल्ट्स हैं, बहुत बुरे रिजल्ट हैं। और इसका इफेक्ट लंबे टाइम तक रहता है, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है अलग अलग जगह पर। तो काफी लैंडस्लाइडिंग होने से जो पूरा सिस्टम ही पूरा बिगड़ जाता है, भूसंकलन हो जाते हैं। अर्थ का प्रेशर जो है, अर्थ का प्रेशर जो है वो कई बार भूकंप आते हैं तो देखोगे अर्थ क्रस्ट के नीचे से वोल्केनिक एक्टिविटी भी होने लगती है, अर्थ क्रस्ट के नीचे ज्वालामुखी घटनाएं भी होने लगती है, क्योंकि जो प्लेट पहले सेट थी वो एकदम से हटेगी अर्थक्वेक से और फिर वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, और फिर वोल्केनिक एक्टिविटी होगी तो फिर दोबारा अर्थक्वेक आएगा। तो एक के साथ दूसरी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, एक के साथ दूसरी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। तो ये सब चीजें होती हैं, क्रैकिंग आ जाता है जमीनों में। देखोगे बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे जो एग्रीकल्चरल फील्ड बनाए होते हैं, खेत बनाए होते हैं, पूरा क्रैक आ जाता है। करीबन 1-1 मीटर की, 2-2 मीटर की, आधा मीटर की जो है उसमें क्रैक आ जाती है, और फिर उस क्रैक को भरना बहुत सारी मिट्टी लगती है और बहुत नुकसान हो जाता है। क्रैक आ जाते हैं बीचों बीच, जमीन फट जाती है और ढह जाता है सब कुछ, कोलैप्स हो जाता है और समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं। देखो ये एक सबसे बड़ा नुकसान और भी है, जब भी अर्थक्वेक आएगा समुद्र के अंदर सुनामी की कंडीशन बनेगी। ये जो 2004 में 26 दिसंबर के दिन, 26 दिसंबर को 2004 में जो सुनामी आई, उसका सबसे बड़ा कारण भूकंप था।
इंडियन ओशियन में आया भूकंप और उसकी वजह से आसपास का जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, इंडोनेशिया और इंडिया, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया, जापान तक भूकंप के झटके महसूस हुए और साथ में आ गई सुनामी। इतनी भयंकर सुनामी आई कि हमारा इंदिरा पॉइंट जो है 2004 में पानी में डूब गया था, आज तक बाहर नहीं आया। आज तक वो इंदिरा पॉइंट हमारा साउदर्न पॉइंट है, हमारा अंडमान निकोबार पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट। 6 डिग्री 45 में निकोबार पॉइंट पे जो इंदिरा पॉइंट है हमारा, वो आज तक उस सुनामी में डूबा पड़ा है, वहां से बाहर नहीं निकल पाया, वो पानी चारों तरफ फैला हुआ है। तो बहुत नुकसान है। समुद्र के अंदर इतना बुरा हाल हो जाता है, आसपास जो तटीय क्षेत्र है जैसे बॉम्बे हो गया, बॉम्बे के अलावा मद्रास हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, तो बहुत नुकसान होता है। समुद्र के नजदीक रहने वाले सारे लोग मारे जाते हैं और पानी अंदर तक आ जाता है। ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, 15-15 मीटर तक की लहरें उठ सकती हैं ऊपर सुनामी में। 15 मीटर सोचो कितना ज्यादा हो जाता है, करीबन 45-50 फुट हो जाता है। 50 फुट की अगर ऊंची लहरें आएंगी तो सोचो क्या हाल होगा। बहुत बुरा नुकसान होता है भूकंप से, ठीक है, सुनामी बन जाती है उससे। तो ये इसके रिजल्ट्स हैं, सोशियो इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंस, इसको रिजल्ट भी हम कहते हैं। तो सेटलमेंट डिस्ट्रॉय होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, ट्रांसपोर्ट बिगड़ जाता है पूरी तरह से, कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म, लैंडस्लाइडिंग होगी, अर्थ प्रेशर की वजह से भूकंप के झटके और जो वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, क्रैकिंग आ जाएगा और वेव्स बनेंगी, समुद्र में सुनामी आ जाएगी। तो ये इसके बड़े नुकसान हैं, ठीक है। अब इस चीज को कैसे संभला जाए, कैसे इस चीज का बचाव किया जाए? भाई ऐसा है, भूकंप का पता नहीं चलता कभी भी, ठीक है। भूकंप से तो बचाव ही है बस, खाली उसको रोका नहीं जा सकता। अर्थक्वेक कब आएगा, कैसे आएगा, आप रोक नहीं सकते। इंसानों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो भूकंप को रोक पाए। ये गॉड एक्टिविटी होती है, गॉड जो है अपनी मर्जी से सारा कुछ होता है ये, तो वो आप रोक नहीं सकते। हाँ, उसके लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। तो ये है अर्थक्वेक हजार्ड मिटिगेशन, यानी कि जो भूकंप है, जो आपदा है, भूकंप हमारी जो मुसीबत है, जो कठिनाई है, उससे कैसे बचाव किया जाए, उसके बचाव के उपाय क्या है? मिटिगेशन। मिटिगेशन को कहते हैं बचाव के उपाय। तो क्या किया जाए? नंबर 1, अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर बनाए जाएं। जितने अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर बनेंगे उतना ही फायदा होगा, क्योंकि अर्थक्वेक जब आता है तो इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी पहुंचनी बहुत जरूरी है। अगर इंफॉर्मेशन जल्दी नहीं पहुंचेगी तो नुकसान ज्यादा होगा। अगर टीवी पर, रेडियो पर या फोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू अगर मैसेज पहुंच जाए कि अर्थक्वेक अगले कुछ 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट में बड़े अर्थक्वेक आने की जो संभावना है, तो इससे क्या लोग अपने घरों से बाहर आ जाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे, प्रॉपर्टी नहीं बचा पाएंगे। आप सोचो कि प्रॉपर्टी भी बच जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आप अपनी खुद की जान बचा सकते हो। खुले में आ जाओगे तो बिल्डिंग के अंदर दब के नहीं मर पाएंगे, हम बाहर आ जाएंगे। तो ये सबसे जरूरी है कि अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर बनाए जाएं, जगह जगह बनाए जाए, ताकि जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन, अगर हिमाचल में आया है, हरियाणा में आया है या फिर गुजरात में आया है, कहीं पर भी भूकंप आया है, अगर एक जगह पता लगा किसी को, तो विदिन 10 सेकंड या 1 मिनट के अंदर, सिर्फ 1 मिनट के अंदर इतना अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए कि पूरे एरिया में फैल जाए खबर कि ऐसा कुछ होने वाला है, बाहर आ जाओ घरों से। और मेरे ख्याल से 2-3 मिनट में, 1 मिनट में तो आदमी बाहर आ ही सकता है अपनी खुद की जान बचाने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। इसके लिए जीपीएस सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। जीपीएस सिस्टम को ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं, जो आजकल बसों में भी, स्कूल बसों में भी यूज किया जाता है। जीपीएस सिस्टम कार वगैरह में भी यूज करते हैं, और मैप सिस्टम बहुत बढ़िया होता है इससे। तो जीपीएस सिस्टम के थ्रू इसको मॉनिटरिंग किया जा रहा है, अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है। दूसरा जो तरीका है, इसमें वल्नरेबल मैप जो इंडिया का वो तैयार किया जाए। वो क्या किया जाए कि अर्थक्वेक से कैसे बचा जाए, बचाव कैसे है। तो देखिए, अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर बनाए जाने चाहिए, सिस्मोलॉजिकल सेंटर होने चाहिए, सिस्मोग्राफ होना चाहिए ताकि पता लग जाए, और जीपीएस सिस्टम के थ्रू उसको आसान बनाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, प्रिपेयर वल्नरेबल मैप ऑफ कंट्री, कि कंट्री का एक ऐसा मैप बनाया जाए, एक ऐसा मैप कि, ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे हैं वल्नरेबल मैप बनाए जाए, कहां पर ज्यादा भूकंप आ सकता है। अगर लोगों को पता होगा कि हिमाचल में, जम्मू में इधर भूकंप ज्यादा, तो लोग वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे।
मैं फिर कह रहा हूं कि अगर लोगों को ये पता लग जाए कि भाई यहाँ पर भूकंप आते ज्यादा आते हैं, तो वहां पर लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, घर मकान वगैरह नहीं बनाएंगे और उस एरिया को खाली छोड़ेंगे, तो उससे क्या नुकसान ज्यादा होगा नहीं। तो वो एक ऐसा मैप बनाया जाना चाहिए, प्रिपेयर वल्नरेबिलिटी मैप ऑफ द कंट्री, कि कंट्री का, देश का ऐसा मैप बनाया जाए जिसमें लोगों को ये बताया जा सके कि ये इतना एरिया, इतना इतना ये भूकंप आ सकता है, यहाँ पे ज्यादा भूकंप के झटके देखे जा सकते हैं, तो उससे लोगों की हेल्प हो जाएगी। ये होता है दूसरा पॉइंट, वल्नरेबल मैप ऑफ कंट्री। तीसरा पॉइंट है मॉडिफाई द हाउस टाइप एंड बिल्डिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आप देखोगे जितने भी घर मकान बन रहे हैं, इनमें बहुत बड़े लेवल पे बीम डाले जाते हैं। जब नींव भरी जाती है मकानों की, तो नींव भरने के बाद जब वो 2 फुट या 3 फुट 4 फुट का हो जाता है, उसकी नींव भर लाते हैं पत्थर से, उसके बाद जो लैंटर टाइप में सरिये से उसकी बीम भरी जाती है। नए मकान की जब नींव भरते हैं, नींव भरने के बाद जो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करते हैं, नीचे उसकी क्या भर देते हैं, सरिये वगैरह डालकर, कंक्रीट वगैरह डालकर उसकी नींव भर देते हैं और नींव से उसकी बीम डाल देते हैं, बीम। और फिर जितने भी घर मकान बनाए जाते हैं बीम पर ही खड़े होते हैं, पिलर्स पर। पहले पिलर खड़े किए जाते हैं और उसके बाद में ईंटों से उनको चिढ़ दिया जाता है, ठीक है, ईंटों से उनको चिनाई कर दी जाती है। तो ये बहुत जरूरी है। इस तरह की बिल्डिंग बनने से क्या होगा कि ईंटें तो जमीन में धंस जाएंगी, लेकिन वो पिलर जो है ना आपकी बिल्डिंग को बचा लेगा। पिलर आपकी बिल्डिंग को गिरने नहीं देगा, ठीक है। तो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन टाइप है वो थोड़ा चेंज करना होगा। ऐसे एरिया में जहां पे भूकंप ज्यादा आते हैं, वहां तो विदाउट बीम, बीम मतलब कि खंबे, ऐसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लेवल पे खंभों पे उसे खड़ा किया जाना चाहिए। आप देखते हो कि बहुत सारी स्कूल की बिल्डिंग कुछ इसी ढंग से बनी होती है, उनमें बीम डाले जाते हैं, हर बीम में सरिये डाले जाते हैं, उनको इस तरह से पूरा सिस्टम से पूरा कंक्रीट डालकर उसको खड़ा किया जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। मॉडिफाई द हाउस टाइप एंड बिल्डिंग्स, तो वो आपका होना चाहिए बहुत अच्छे ढंग से, तभी आप भूकंप के ज्यादा नुकसान से बच पाएंगे। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, भूकंप से बचाव किया जा सकता है बस केवल, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन, कि अर्थक्वेक से बचा जा सके ऐसा बिल्डिंग का डिजाइन होना चाहिए। अर्थक्वेक के, भूकंप के झटके जो आते हैं, छोटे मोटे झटके से कोई बिल्डिंग को नुकसान ना हो। मान लो 3 रिक्टर स्केल का आया है, 4 रिक्टर स्केल का आया है, 5 रिक्टर स्केल का भी आया है, तब भी बिल्डिंग उसको अर्थक्वेक को झेल ले, ऐसा जरूरी है। ये टेक्निक जापान वालों ने विकसित की है। जापान वाले जो हैं, जापान कंट्री के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं कि उन्होंने एक ऐसी टेक्निक बना ली है जिसके थ्रू वो बहुत अच्छे ढंग से अपनी बिल्डिंगें बनाते हैं और बहुत बढ़िया ढंग से स्टडी करके पूरी तरह से तब वो उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। तो जापान के लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। उन्होंने अर्थक्वेक से बचने के लिए, क्योंकि उनके एरिया में आते ज्यादा है, उनके एरिया में, कि पैसिफिक एरिया में हो गया तो अर्थक्वेक वहां पे ज्यादा आते हैं, इस वजह से उन्होंने टेक्निक विकसित कर ली है। तो ये 4 पॉइंट हो गए मिटिगेशन के। नंबर 1, अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर बनाए जाए जीपीएस की हेल्प से। दूसरा, प्रिपेयर वल्नरेबिलिटी मैप, वल्नरेबिलिटी मैप, मतलब कि ऐसे मैप बनाए जाए जिससे पता लगे लोगों को भाई यहाँ पे भूकंप ज्यादा आते हैं तो वहां पर बिल्डिंग सेटलमेंट नहीं करेंगे। तीसरा, बिल्डिंग और हाउस जो भी बना रहे हैं उसको पूरा मॉडिफाइड ढंग से बनाया जाए, पूरी तरह सेफ बनाया जाए। 4 नंबर पे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन तैयार किया जाए ताकि कम से कम बिल्डिंगों में नुकसान हो, थोड़े बहुत जो भूकंप के झटके उनको वो सहन कर सके। तो ऐसा किया जाना बहुत जरूरी है। तो ये भूकंप का हमारा पूरा टॉपिक था। आपको आई थिंक सही से समझ में आ गया होगा, आई थिंक सभी को सही से समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको ठीक से याद भी कर पाएंगे। बस सिंपल है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक होता क्या है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है, इसका नुकसान कहाँ हो सकता है, वो रिस्क जोन याद रखने हैं, 5 रिस्क जोन, और इसको, इससे नुकसान क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, वो हमें याद रखना है। और फिर इसका बचाव कैसे, इसका मिटिगेशन कैसे है, वो हमें 3-4 पॉइंट में हम एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो, बहुत बढ़िया ढंग से आप कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं अगले खतरे की, सुनामी। आप देख पा रहे हैं सुनामी का जो अगला टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी सुनामी के बारे में हम बात भी कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि सुनामी कितना बड़ा खतरा है। सुनामी से इंडोनेशियन कंट्री और इंडिया जो है और श्रीलंका कितना बड़ा नुकसान हुआ है सुनामी से। आप देख पा रहे हैं सुनामी
जिसको हार्बर वेव कहते हैं। देखो लिखा हुआ है, आराम से आप देख पाएंगे, सुनामी के ब्रैकेट में मैंने हार्बर वेव लिखा हुआ है, ठीक है, हार्बर वेव्स, ठीक है। इनको कहते हैं तटीय लहरें, तट के ऊपर यानी कि समुद्री, यानी कि जो समुद्री लहरें होती हैं, हार्बर वेव्स उनको कहा जाता है। ये इतनी ऊंची उठती हैं कि बहुत आसपास का समुद्र के सेटलमेंट का एरिया पूरा तबाह कर देती हैं, बहुत नुकसान हो जाता है उससे। तो देखिए इनको हार्बर वेव कहते हैं। ये क्या होती है? सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओशियन वाटर, अचानक से बहुत सारा पानी 20 मीटर, सॉरी 15 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, इतनी ऊंचाई का जो है ओशन के अंदर लहरें बनती हैं और ऊंची ऊंची लहरें जो है आती हैं और जहाज को डुबो देती हैं। आसपास का पूरा तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया, वो पूरा पानी में विलीन हो जाता है और जितना भी सेटलमेंट जो कोस्टल एरिया पे हो चुका होता है उसमें वो पानी में खत्म हो जाता है। इतनी तेज लहरें आती हैं और बहुत हाई स्पीड पर, इनकी स्पीड बहुत हाई होती है, 100, 200, 300 से भी ज्यादा स्पीड से ये आती हैं। कई बार तो 700 की स्पीड से भी आती है, 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहुत तेजी से आ रही होती है, इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये जो है बहुत नुकसान की होती हैं। और ओशन, देखिए दोबारा, सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओशन वाटर इन द फॉर्म ऑफ हाई वर्टिकल वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ हाई वर्टिकल वेव्स इज कॉल्ड सुनामी। सुनामी क्या है? ऊंची ऊंची वर्टिकल वेव्स है, लहरें समुद्र की, और पानी एकदम से डिस्प्लेसमेंट हो गया है, नुकसान बहुत होता है भाई। देखिए 15 मीटर की हाइट से अगर सुनामी आती है तो सोचो कितना नुकसान हो। बचाव का कोई मौका नहीं है, कोई चांस नहीं है बचाव का, बस। और सुनामी आती ज्यादातर अर्थक्वेक से या वोल्केनिक एक्टिविटी से आती है, बहुत नुकसान होता है, ठीक है। पैसिफिक रिंग एरिया में जो प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, वहां पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एरिया में बहुत ज्यादा आती है। 522 प्रकार के 522 जो ज्वालामुखी वहां पर फटते हैं और उससे भी ज्यादा है। और जितनी बार ज्वालामुखी फटते हैं, एक्टिव वोल्केनो वहां पर सर्कुलेट है। प्रशांत महासागर एरिया, जापान, जापान के अलावा और बहुत सारे एरिया है। तो ये सब क्या है कि वो उस एरिया में ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं, ज्यादा भूकंप आते हैं, तो इसीलिए समुद्र की लहरें, प्रशांत महासागर की लहरें ऊंची ऊंची उठती है और आसपास के एरिया को तबाह कर देती है, तबाह कर देती है। जापान को, कनाडा एरिया, मैक्सिको एरिया, उसके अलावा आप देखोगे कि जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडियन ओशियन के अंदर जो आसपास के जो एरिया पड़ रहे हैं वहां पर बहुत भयंकर तबाही लेके आती है। लोग देखते देखते रह जाते हैं और तबाही का मंजर नजर आता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। देखो कौन कौन से एरिया? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एरिया, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र हो गया, उसके अलावा अलास्का हो गया, जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, साउथ एशिया नेशन हो गए। दोबारा देखिए, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एरिया सुनामी आती है, अलास्का जो कि अमेरिका के नजदीक है वहां पर आती है, ऊपर वाले एरिया में कनाडा से ऊपर, और उसके बाद जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया मतलब कि इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ऐसे बहुत सारे एरिया जहां पर बहुत नुकसान करती है सुनामी। इंडोनेशियन कंट्री हो गई, मलेशिया हो गया, उसके बाद म्यांमार, इंडिया, श्रीलंका, ये सारे कंट्री है जहां पर सुनामी अपनी तबाही मचाती है। सुनामी अपनी तबाही से दुनिया को बर्बाद कर देती है, इतना बड़ा नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है, सेटलमेंट तबाह हो जाता है, पूरा कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है, पोर्ट एरिया खत्म हो जाते हैं, पोर्ट एरिया खत्म हो जाते हैं, पूरे जो बंदरगाह क्षेत्र होते हैं वो पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं, बहुत नुकसान होता है, ठीक है। इससे देखो एक 2004 का मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। 26 दिसंबर 2004 को जब सुनामी आई, मैंने आपको बताया था बीच में भूकंप वाले पॉइंट में कि जब 2004 में सुनामी आई तो हमारा कौन सा, निकोबार पॉइंट पे इंदिरा पॉइंट डूब गया। निकोबार जो हमारा है, अंडमान निकोबार, और वहां पर जो इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट, उसकी लैटिट्यूडनल जो लोकेशन है वो 6 डिग्री 45 मिनट है, वो पानी में डूब गया। 30,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। जब इस सुनामी ने श्रीलंका को हिट किया, इंडिया को हिट किया, इंडोनेशियन कंट्री को हिट किया, ठीक है, तो आप देखोगे 30,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। कुछ ही पलों में सब कुछ तहस नहस हो गया, खत्म हो गया, और बहुत बुरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इंडिया इन चीजों से बचने के लिए जापान में इसका एक जो है वो भी हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में लोग जुड़े थे कि भाई किसी तरह से प्राकृतिक संकट जो आते हैं, खतरे आते हैं, उनसे कैसे बचा जाए, उनके लिए वहां पर मीटिंग हुई और उस चीज का बचाव करने के उपाय ढूंढे गए, ठीक है।
तो इस लेसन में हमने सुनामी के बारे में डिस्कशन किया, अर्थक्वेक के बारे में, और पार्ट 3 जब बनेगा उस पार्ट 3 में हम ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय तूफान के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जो एरिया पड़ता है इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ, और उसके बाद अरेबियन ओशन में बॉम्बे, इधर जो गुजरात एरिया, इधर जो नुकसान ज्यादा करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि उष्णकटिबंधीय तूफान के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे कि भाई ये कैसे आता है, क्यों आता है, कौन से एरिया में ज्यादा नुकसान करता है, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हो फ्लड यानी कि बाढ़। बाढ़ कैसे आती है, क्यों आती है, किस किस एरिया में ज्यादा आती है, बाढ़ के क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्लड के बारे में, बाढ़ के बारे में बातें करेंगे। और फिर लास्ट टॉपिक हमारा होगा ड्रॉट यानी कि सूखा। सूखा क्यों पड़ जाता है, क्या होता है, बारिश जब पूरी तरह नहीं आती और लोग फसल डाल देते हैं और बारिश का इंतजार करते हैं, बारिश होती नहीं और फसलें खराब हो जाती है, तो समझ लो सूखा आ गया। फिर उस एरिया की वाटर टेबल भी घट जाती है और फिर वहां की फसलें भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरह से हम अगले पार्ट में ट्रॉपिकल साइक्लोन, फ्लड और ड्रॉट के बारे में बातें करेंगे। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो आपका लैंडस्लाइड हो गया, जो नेचुरल प्रॉब्लम है, हमारी नेचुरल प्रॉब्लम है, और उसके बाद लैंडस्लाइडिंग के बाद हमने अर्थक्वेक के बारे में बातें की। हमने फिर बात की सुनामी के बारे में, जो कि बहुत बड़ा खतरा है, 2004 में हमने देख भी लिया। और उसके बाद फिर अगले टॉपिक होंगे साइक्लोन यानी कि ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय साइक्लोन यानी कि तूफान, और फ्लड यानी कि बाढ़, और ड्रॉट माने सूखा। इनके बारे में जो इंडिया की बड़ी समस्याएं हैं, भारत एक ऐसा देश है जो इन समस्याओं से भी जूझ रहा है, आसपास के पड़ोसी देशों से भी हम तंग है, परेशान है, क्योंकि ये लोग ना तो खुद जीते हैं ना दूसरों को जीने देते हैं। इसके अलावा हमारी अपनी आर्थिक समस्याएं भी हैं, और बढ़ती हुई पॉपुलेशन, बहुत सारी बेरोजगारी, बहुत सारी समस्याएं, उसके साथ में ये नेचुरल प्रॉब्लम है जो चल रही है, जैसे एक वायरल प्रॉब्लम अब चल रही है कोरोना, जिसको लेकर पूरी दुनिया दुखी है। इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो गई है, बहुत बहुत पीछे चले गए हम लोग। तो वो सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।